नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी, जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया। उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी।
वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई। झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे।
इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की पहल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा, इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी।
जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया। उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे,
तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई। झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे। इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत
सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की पहल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा, इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी, जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट
छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया। उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए।
इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे। इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा।
ट्रंप की पहल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा, इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी, जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया।
उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं,
लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई। झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे। इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की पहल। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा,
इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे,
डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सएआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सएआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सएआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था।
वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजराइल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया
कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैनलाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई, एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं।
क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहाँ से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं,
प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकूल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी XAI के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीधी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और XAI की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और XAI के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की XAI के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी।
विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सएआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सएआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सएआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर
सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया।
इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीधी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर
ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा? कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है।
ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सएआई एआई की दुनिया में नई जंग, विजुअल्स, चैट जीपीटी, ओपनएआई और एक्सएआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सएआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है। लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुलगुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैनलाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा।
वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी?